नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के जंतर मंतर से देश में बड़े बदलाव की आंधी आती रही है। एक बार फिर दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ तूफानी चल रहा है जो बड़े बदलाव के लिए जोर लगा रहा है। इस बार दम देश के दिग्गज पहलवान लगा रहे हैं जो कुश्ती की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं। राष्ट्रीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को हटाया जाए, अध्यक्ष से जुड़े तमाम अधिकारी कोच सही पर बड़ी कार्रवाई की जाए। पहलवानों की ये मांगे कैसे कुश्ती संघ की भूमिका को नकारती नजर आ रही है। पिछले 10 सालों में जो कुछ भी देश के पहलवानों ने हासिल किया, क्या उसके पीछे कुश्ती संघ की कोई भूमिका नहीं रही? कैसे ये पूरा मामला खेल और राजनीति के घालमेल को सामने रखता है, आज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान पहुंचे। देश ही नहीं, दुनिया भर की नजरें इन पहलवानों पर टिक गई हैं। शुरुआत में पहलवानों ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर तानाशाही के रवैये का आरोप लगाया, मनमाने तरीके से संघ के संचालन का आरोप लगाया। थोड़ी बहुत बात छेड़छाड़ पर हुई, मामला दूसरे दिन और ज्यादा तूल पकड़ गया और ये यौन शोषण पर जाकर टिक गया। कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, ऐसा दावा। और सूत्र बता रहे हैं कि खेल मंत्रालय के साथ बैठक में भी पहलवान कोई ठोस बात नहीं रख पाए। कुश्ती संघ का अध्यक्ष बाकायदा चुनाव के जरिए चुना जाता है। हर राज्य के सदस्य वोट करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सीधी दखल के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। दूसरी तरफ खिलाड़ियों का लड़खड़ाता मनोबल भी खेल मंत्रालय की चिंता बढ़ा रहा है। कैसे ये पूरा मामला बेहद पेचीदा होता चला जा रहा है, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहलवानों के निशाने पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह हैं, जिनकी छवि देश की राजनीति में दबंग नेता के तौर पर है। पहलवानी के साथ छात्र राजनीति में शुरुआत करने वाले ब्रजभूषण पहलवानी के साथ राजनीति में भी माहिर खिलाड़ी माने जाते और साल 2011 में कुश्ती संघ के चुनाव में हरियाणा कांग्रेस के दिग्गज नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर ये अध्यक्ष बने। 6 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंच चुके ब्रजभूषण अपने जुनून के लिए जाने जाते हैं। कुश्ती को इस लेवल तक ले जाने का श्रेय भी नहीं जाता है। दबंग ब्रजभूषण के बारे में आपको मैं बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश के दिग्गज पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन देश ही नहीं, दुनिया में इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती से जुड़े बड़े बड़े नाम जुटे हुए, बड़े बड़े दिग्गज अपनी परेशानियों का रोना जंतर मंतर पर रो रहे हैं। एशियाई खेलों के कांस्य और गोल्ड मेडल लाने वाले खिलाड़ी विनेश फोगाट अपनी परेशानी जंतर मंतर पर बता रहे हैं। ओलंपिक खेलों को कांस्य मेडल लाने वाली साक्षी मलिक भी जंतर मंतर पर नजर आई। बजरंग पूनिया, अंशु मलिक, रवि दहिया, दीपक पूनिया के साथ कई बड़े पहलवान
दिल्ली के जंतर मंतर पर नजर आए। कुश्ती की रिंग में सामने वालों को अपने दांव पेच से पटखनी देने वाले पस्त नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं। देश दुनिया में दिग्गज महिला पुरुष पहलवानों की परेशानी का चर्चा इस वक्त बना हुआ है और इस बात को लेकर लगातार पूरे देश और दुनिया में बहस हो रही है। जिन पहलवानों ने हिंदुस्तान का, अपने देश का, अपने गांव का, जिले का, शहर का नाम रोशन किया, आज उनकी वजह से देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बदनामी भी हो रही है। आखिर इन पहलवानों की परेशानी क्या है? पहले सवाल कुश्ती संघ के अध्यक्ष के रवैये को लेकर खड़े किए गए। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को तानाशाह बताया गया। अध्यक्ष पर मनमाने तरीके से काम करने का गंभीर आरोप लगाया गया। विश्व चैंपियन रहे खिलाड़ियों को नेशनल खेलने का दबाव का आरोप लग रहा है। फिर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपों ने तूल पकड़ लिया। अब तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारी कोच की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। यौन शोषण करने वाला बताया जा रहा है या फिर यौन शोषण करने वालों को सहयोगी बताया जा रहा है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं, ऐसा दावे कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब यह कहा जा रहा है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष को हटा दिया जाए, कुश्ती संघ को ही भंग कर दिया जाए, सबके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। सबूत या फिर गवाही के नाम पर कहा जा रहा है कि अभी कुछ सामने नहीं रखा जाए, अभी किसी का नाम आगे नहीं किया जाएगा। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के आरोप तानाशाह से होते हुए यौन शोषण के आरोपों पर आकर टिक गए। खिलाड़ी आरोप लगा रहे हैं कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर, और अध्यक्ष अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे। तानाशाही और यौन शोषण से जुड़े आरोप कैसे असंतुलित नजर आ रहे हैं, कैसे सवाल खड़े करते हैं, मैं आपको तीनों दिनों के आरोप प्रत्यारोप दिखाना और बताना चाहता हूं। पहले दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर यानी 18 जनवरी को जब पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, इन पहलवानों ने कुछ भी कहा उसमें 90% आरोप तानाशाही से जुड़े थे। अध्यक्ष के मनमानी तरीके से काम करने के आरोप जुड़े थे और 10% बात छेड़छाड़ के आरोपों से संबंधित। दूसरे दिन यानी 19 जनवरी को मामला बिल्कुल उलट गया। बात बस यौन शोषण की होती रही, तानाशाही वाला मसला काफी ज्यादा सीमित हो गया। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि इन खिलाड़ियों ने पहले और दूसरे दिन किस तरीके से शिकायतों का अंबार लगाया और कैसे इनकी बातें अलग अलग दिखाई दी। आप सुनिए पहले और दूसरे दिन। हमें कोई सपोर्ट करने वाला ही नहीं है, किसके आगे हम जाके बोले? जो खिलाड़ी बोलता है उसको टॉर्चर किया जाता है, बैन लगा दिया जाता है। हर टूर्नामेंट हर एक महीने में रखा हुआ है और वो खेलना जरूरी है। अगर कोई बच्चा नहीं खेल पाता, क्योंकि सब अपने घर परिवार से इतना मतलब नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतनी दूर दूर टूर्नामेंट होते हैं, और जो नहीं खेलने जाता कोई इंजरी की तरफ बैन कर देते हैं। मैंने खुद देखा फेडरेशन के बाहर छोटे छोटे बच्चे ऐसे बैठे हैं कि हमें माफी मिल जाए और हमें आगे खेलने का मौका मिले। मन करता है तो माफी मिलती है, मन नहीं करता है तो भगा दिया जाता है फेडरेशन से। टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मेरे को बिल्कुल देशद्रोही बना दिया था एक किस्म से फेडरेशन ने। अध्यक्ष जी ने मेरे को बोला कि खोटा सिक्का। आपको भी पता है कि हिंदुस्तान में एक लड़की को खोटा सिक्का बोलना मतलब क्या निकाल सकते हो उसका आप। और तुरंत बाद किसी फेडरेशन ने बोला क्या इंडिया में, तो देश के प्रधानमंत्री जी मेरे से मिले हैं, मेरे को एक सहानुभूति दे रहे हैं कि बेटा कोई बात नहीं, हिम्मत बता रहे हैं। एक वही बंदा 10 मिनट के बाद मैच हारने के बाद बोल रहा है कि ये तो हमारा खोटा सिक्का है। मेरी फैमिली को कैसा लगा होगा, मैं किस दौर से गुजरी थी उस टाइम पे। फेडरेशन ने मेरे को कितना मेंटल टॉर्चर किया था, मैं किसको बताऊं। क्या मैं अगर मेरे को कुछ हो जाता, मेरी फैमिली क्या करती, मतलब मेरे बाद कौन जिम्मेदारी लेता है इस चीज की। और मैं आज भी बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी हो गया रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। हम इतना मेंटल टॉर्चर है।
जो कोचेज होते हैं वो खुद लड़कियों का शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में बुरा बर्ताव करते हैं। ये कैंप जो में। बात आप जी, कह रही हैं विनेश, जी, शोषण वाली, जी। ये आपके जानकारी में कुछ ऐसा आया है? मैं नेशनल कैंप है, जी, जूनियर्स का जी, है, जी, कोई जी, सीनियर जी, खिलाड़ी जी, है? नेशनल कैंप्स में जो कोचेज होते हैं सभी कोच नहीं हैं उसमें, लेकिन कुछ कोचेज हैं जो फेडरेशन के खास हैं, जो खुद शोषण करते हैं, महिला कोचों के साथ में गलत व्यवहार करते हैं। उसकी मैंने आवाज उठाई है इस बार, और उसके बावजूद भी वही चीफ कोच नेशनल कैंप में लगाए गए हैं। अच्छा, डिमांड और वही कोचेज जो कैंप में लड़कियां होती हैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये हमारी एक कुश्ती जगत की लड़ाई है, किसी एक आदमी की लड़ाई नहीं है। और जो कल बयान दिया था टैक्सी ने, मेरा 3% ही खिलाड़ी बैठे हैं और मेरे साथ 97% है। आज मुझे लगता है उनकी कोठी पे ताला लगा हुआ है, वो है नहीं यहाँ पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खिलाड़ियों में कितनी ताकत है, और हमने अपनी आवाज़, हक की आवाज़ उठाई है, और झुकने वाले नहीं है जब तक हम नहीं जीत जाते, क्योंकि ये हमारे कुश्ती की जो दोबारा हम जीवन दिला रहे हैं उसकी लड़ाई है। और हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कोई कल किसी का भी, आप लोगों में से किसी का बच्चा रेसलिंग में आए तो वो किसी दबाव में प्रैक्टिस करे, खुल के अपना जो जीवन है, अपनी जो ट्रेनिंग वो कर सके। तो जो चीज़ें हमने फेस की है, जो आने वाला जो हमारा फ्यूचर बैठा है रेसलिंग का, उसके लिए हम नहीं सहेंगे, इसलिए हमने आवाज़ उठाई है। अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई इस मामले में, क्योंकि आप सबको पता है कि हम खिलाड़ियों के लिए एक एक दिन 100 साल के बराबर होता है। आज दूसरा दिन भी खत्म होने को जा रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बोले या हमारा दुर्भाग्य मान लीजिए, हम खिलाड़ियों का दुर्भाग्य मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला है, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। और आप सब लोग भी यहाँ पे उसी, मैं आपको पहले दिन जो ब्रजभूषण सिंह ने सफाई दी वो भी सुनवाना चाहता हूं, जिसमें ब्रजभूषण ने जो बात पहले पहलवानों से जुड़ी बताई वो काफी साफ नजर आती है। वो बताती है कि पहलवानों की नाराजगी की वजह क्या है, आप खुद सुनिए। एक फैसला फिर हम लोगों ने लिया कार्य समिति में, जैसे देखिए कोई भी नेशनल कराता, एक नेशनल कराने में कम से कम 60 लाख 70 लाख रुपए लगते हैं, और गवर्नमेंट का जो हमारा सपोर्ट है वो बहुत कम है, अलग से लोगों को व्यवस्था करनी पड़ती है। हर आदमी चाहता है कि हमारे गेम में ओलंपियन हैं या जो वर्ल्ड के मेडलिस्ट हैं वो आवे, जिससे आकर्षण बढ़े। अब ये जो खिलाड़ी हैं जो आज बैठे थे, ये आने के बाद ना तो ये एक नेशनल लड़े हैं और ना ये एक ओपन नेशनल, तब से आज तक ये एक कंपटीशन भी देश के अंदर नहीं लड़े हैं। देश के अंदर इन्होंने एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा है, और तब हम लोगों ने सहमति से ये फैसला किया, जिसमें गवर्नमेंट को भी विश्वास में लिया कि आपको कैंप में आना है तो आपको नेशनल लड़ना पड़ेगा। और फिर बात हुई कि कुछ खिलाड़ी हैं जैसे कि वो नहीं, चलो इस साल नहीं लड़ पाए, कुछ ने ये कहा कि हम जान नहीं पाए, हमको पता नहीं था कि फेडरेशन ने ये नियम बना दिए, जान नहीं पाए। तो हम लोगों ने सरकार से कहा कि आपके ये टॉप के खिलाड़ी हैं, आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण के यौन शोषण के आरोपों को लेकर क्या कुछ कहा वो भी मैं आपको सुनवाना चाहता हूं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे उस पर उन्होंने क्या सफाई दी है। देखिए, फेडरेशन में 2-3 लोग काम करते हैं। एक विनोद तोमर जो भारत सरकार के आदमी हैं, ठीक है, 1-2 उनके सहायक, और मैं आता जाता रहता हूं। तो जिस समय फेडरेशन के लोगों ने या किसी ने उनको धमकी दी तो मुझसे कह सकती थी, खेल मंत्री से कह सकती थी, पीएम मोदी से कह सकती थी, पुलिस को कंप्लेंट कर सकती थी। उस समय कोई वो नहीं किया। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? हाँ। कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। जिस तरीके से पूरा विवाद यौन शोषण के आरोपों पर जाकर टिक गया, हैरान और परेशान करता है। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने बड़े बड़े पहलवान खिलाड़ी इतने सालों से चुप कैसे रहे? अब बार बार यौन शोषण के आरोपों को तूल दिया जा रहा है। सामने पूरे देश दुनिया की मीडिया खड़ी है। सवाल कुश्ती संघ के कार्यशैली पर तो उठ ही रहे हैं। ऐसे में कुछ सवाल तो जरूर हैं
पहलवानों के ने जिस तरीके से सवाल उठाए हैं उस पर भी कई तरीके की बातें हो रही है। दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले दुनिया का नाम देश भर में खराब नहीं कर सकते। क्या पहलवानों को कोई और तरीका अपनाना नहीं चाहिए था? क्या अपनी शिकायतों को किसी और मंच पर किसी और तरीके से नहीं रखा जाना चाहिए था? उनका नाम बड़ा है, पहलवानों को अपनी बड़ी वैश्विक पहचान के लिहाज से काम नहीं करना चाहिए था। पहलवानों का नाम बड़ा है, कुश्ती संघ की भूमिका को क्या यूं ही बिल्कुल ही खारिज कर दिया जा सकता है? ऐसे में पूरे कुश्ती संघ की छवि बिगाड़ना कैसे उचित कहा जा सकता है? कुश्ती संघ में हिंदुस्तान के पहलवान जुड़े हैं, क्या ऐसी घटना से खासकर लड़कियां पहलवानों की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी? आप चाहे तानाशाही हो या यौन शोषण के उत्पीड़न का आरोप हो, नामचीन पहलवानों के ऊपर पहुंच तक न है। समाधान के लिए किसी और सरकारी तंत्र का सहारा पहले क्यों नहीं लिया गया? ये ऐसे सवाल है जो परेशान कर रहे हैं। इस तरह से पूरी व्यवस्था को एक ही झटके में खत्म करने का दबाव बनाना कहां तक उचित माना जाए, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इस पूरे मामले पर बहुत संतुलित तरीके से फैसला लेने की जरूरत है? जिस तरीके से आरोप ब्रजभूषण पर लगाए जा रहे हैं, उन पर लग रहे हैं, उन्हें भी बिल्कुल अनसुना करना उचित नहीं होगा। अगर कुश्ती संघ या उसके अध्यक्ष के खिलाफ निर्णय होता है, किसी भी राष्ट्रीय संगठन को पूरे देश के हिसाब से योजना बनानी होगी। पूरे देश के खिलाड़ियों को समान मौका देना संगठन का पहला कर्तव्य होता है। अगर संगठन के खिलाफ फैसला होगा तो आने वाले वक्त में किसी भी खेल संगठन के लिए काम करना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ बड़े पहलवानों की शिकायतों को सिरे से खारिज करना साफ नहीं है, अच्छा नहीं माना जाएगा। यह सीधे तौर पर उनके मनोबल से जुड़ा मामला है। बहुत जरूरी है कि उनकी बातों को भी ध्यान से सुना जाए, सही समाधान की दिशा में कोशिश करने जाए होंगे। कुश्ती संघ महत्वपूर्ण है, पहलवानों का मनोबल हाई होना जरूरी है। यही वजह है कि खेल मंत्रालय लगातार पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, दोनों पक्षों से संपर्क बनाए हुए है। बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। खेल मंत्रालय की तरफ से ब्रजभूषण से 72 घंटे में जवाब मांगा गया है, बस उसी का इंतजार भी किया जा रहा है। मैं आपको ब्रजभूषण के बारे में बताना चाहता हूं, जिनके इर्द गिर्द ये पूरा मामला चल रहा है। ब्रजभूषण सिंह की गिनती देश के दबंग नेताओं में होती है। ब्रजभूषण उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। इस वक्त उत्तर प्रदेश के केसरगंज से लोकसभा सांसद है। ब्रजभूषण के बारे में जो बताया जाता है, शुरुआत उन्होंने पहलवानी से की थी। राजनीति में आने से पहले वो कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित करवाया करते थे। अपने इलाके में ब्रजभूषण का शिक्षा पहलवानी के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान माना जाता है। पहलवानी से उन्हें लगाव रहा है, राष्ट्रीय कुश्ती संघ में मजबूती से जोड़ता है। पहलवानी के साथ छात्र जीवन से ही राजनीतिक तौर पर बेहद सक्रिय रहे हैं ब्रजभूषण। कॉलेज के दौर में से वो छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए। साल 1991 में पहली बार लोकसभा के लिए सांसद बने ब्रजभूषण सिंह। फिर उसके बाद साल 1999, साल 2004, 2009, 2014, 2019 में वो लोकसभा सांसद चुने। कुल मिलाकर वो पिछले 6 बार से लोकसभा के सांसद हैं। ब्रजभूषण 2011 में कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। पूरे ठसक के साथ ब्रजभूषण शरण सिंह बताते हैं, उन्होंने हरियाणा के बड़े राजनीतिक घराने से यानी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर साल 2011 में भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव जीता। साल 2019 में ब्रजभूषण सिंह कुश्ती संघ के अध्यक्ष तीसरी बार चुने गए थे। बीजेपी से उनके रिश्तों में खींचतान होती रही। साल 1988 में ब्रजभूषण सिंह बीजेपी से जुड़े मतभेद के चलते उन्होंने 2009 में पार्टी छोड़ दी। समाजवादी पार्टी के टिकट पर केसरगंज से सांसद बने। बाद में 2014 के लोकसभा चुनाव में पहले बीजेपी में शामिल हो गए। ब्रजभूषण सिंह का कद काफी ज्यादा बड़ा है। गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या आसपास के जिलों में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक भूषण गोंडा से बीजेपी के विधायक हैं और दबंग छवि से वो उनका नाता रहा है। ब्रजभूषण सिंह पर हत्या, आगजनी और तोड़फोड़ करने के गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। यही वजह है कि उन पर तानाशाह वाला आरोप तुरंत फिट बैठता है। लेकिन उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि वो नियम, कायदे, कानून के बड़े पक्ष। कोई गलत करे, किसी खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं होने देते। वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, गुस्सा हो जाते हैं। और तस्वीरें भी आपको बता रही है कि किस तरीके से एक खिलाड़ी को मारपीट करते नजर आ रहे हैं।
पिछले दिनों झारखंड में उनका खिलाड़ी को थप्पड़ मारने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने अंडर 19 नेशनल कुश्ती चैंपियन के दौरान एक रेसलर को मंच पर ही थप्पड़ जड़। लेकिन जानना जरूरी है कि वो चैंपियनशिप 15 साल के कम उम्र वालों के लिए बताई जा रही थी। जिस खिलाड़ी को उन्होंने थप्पड़ मारा उसकी उम्र ज्यादा थी। यही उनके गुस्से की वजह बन गई और काफी ज्यादा वीडियो अब वायरल भी हो रहा है। ब्रजभूषण को जानने वाले ये भी बताते हैं कि खेल के नियमों को मानने में उनका रवैया बेहद सख्त रहता है। हर मंच पर वो बेहद प्रशासक के रूप में नजर आते हैं, लेकिन खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने, खिलाड़ियों के फायदे को लेकर वो हमेशा से सक्रिय रहे हैं, मजबूत रहे हैं। ये ब्रजभूषण ही है जिन्होंने कुश्ती के अनुबंध को व्यवस्था यानी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की शुरुआत की। साल 2018 में लागू की गई इस व्यवस्था के तहत खिलाड़ियों को अलग अलग ग्रेड में रखते हुए 1 साल का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। इस व्यवस्था के तहत ग्रेड ए के खिलाड़ियों को 30 लाख रुपए, ग्रेड बी के खिलाड़ियों को 20 लाख रुपए और ग्रेड सी के पहलवानों को 10 लाख रुपए और ग्रेड डी के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने का प्रावधान। पहली बार जब ये व्यवस्था लागू की गई तब ग्रेड ए में बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और पूजा ढांडा को रखा गया। वहीं ग्रेड बी में सुशील कुमार और साक्षी मलिक, जबकि ग्रेड सी में रितु फोगाट और दिव्या काकरान जैसे खिलाड़ियों को रखा गया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि दिव्या काकरान ब्रजभूषण के समर्थन में खड़ी है। दिव्या ने कहा कि ब्रजभूषण सिंह पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। आप खुद सुनिए क्या कहा। वो उनके हित में ज्यादा रहते हैं कि इनके साथ भेदभाव ना होए। वो कितनी बार ट्रायल दोबारा भी कराते हैं और अब तो ऐसा रूल आ गया है कि अगर एक बार गलती कुछ हो गई है तो वो दोबारा 2 दिन बाद भी ट्रायल कराते हैं, जिससे जो नीचे स्तर के बच्चे हैं वो कभी ना दबे। और आप सबको पता ही है, हमारे पीएम मोदी सर, नरेंद्र मोदी सर ने भी खुद हमारे ब्रजभूषण सर की तारीफ करी है कि वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। पहले जब हम बाहर विदेश में जाते थे तो हमें बिल्कुल सुख सुविधा नहीं मिलती थी, बल्कि जब मैं पहली बार मंगोलिया गई थी 2012 में तो ना किट अच्छी मिली थी और ना वहां का खाना पीना अच्छा कर रखा था। और तब हमने बोला तो ये बोले कि आपके फेडरेशन ने पैसे नहीं दिए। और अब आगे 2019, 18, 17 जब से टाटा मोटर्स हमारे साथ लगी है, सर और कंपनियां हमारे लिए ढूंढ के लाते हैं, तो वो उनसे पैसे ले लेके वो हमारी किट पे, हमारे जो साई में कैंप लगता है वहां पे, और जो हम बाहर जाते हैं हमारे कैंप लगते हैं, अब तो तब से लगने स्टार्ट हुए, तब से कुश्ती संघ के ब्रजभूषण सर हमारे साथ जुड़े हैं। हैरानी होती है ऐसा क्या हो गया जो आज दूसरे बड़े पहलवानों को ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ खड़ा होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इस पूरे मामले पर खेल जगत की राजनीति की बात को सामने आ रही है। ब्रजभूषण सिंह के करीबी बताते हैं कि हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने ये बड़ा दांव चला है। दीपेंद्र हुड्डा अपनी हार का बदला ले रहे हैं। कांग्रेस के करीबी बॉक्सर वीरेंद्र सिंह भी आज धरने स्थल पर पहुंचे, पहलवानों के साथ खड़े नजर आए। हालांकि इससे पहले सीपीआईएम की नेता वृंदा करात को धरना स्थल से वापस कर चुके, लेकिन आज हरियाणा के खाप पंचायतों की चुनौती सामने आने के बाद मामला हरियाणा की राजनीति के करीब पहुंचता नजर आ रहा है। बीजेपी विरोधी खेमा इससे बड़े सियासी लाभ की उम्मीद लगाए नजर आता है। पहलवानों के धरने ने देश में खेल और राजनीति के घालमेल पर भी चर्चा गर्म कर दी है। खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये तो हर कोई कहता है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बिना खेल खिलाड़ियों का खेल इतना ज्यादा विस्तार नहीं हो सकता। जैसे ही खेल को लेकर किसी बड़े राजनेता की तरफ से बड़ी पहल की जाती है, बड़ी तादाद में खिलाड़ियों को मौका मिलता है, गांव देहात के गरीब खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता रहा। और पिछले साल अगस्त में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की, जिसमें राजस्थान के गांव, कस्बे और हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं पुरुष ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे राजस्थान में करीब 30 लाख खिलाड़ियों ने ग्रामीण ओलंपिक में अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करवाया। राज्य प्रतियोगिता में 33 जिलों के खिलाड़ियों ने 6 खेलों में हिस्सा लिया, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, हॉकी शामिल है। पूरे राज्य में खेलकूद का जबरदस्त माहौल बना है। बड़ी तादाद में गांव खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का मौका दिया। वहीं 18 जनवरी को जिस दिन पहलवान जंतर मंतर पर धरना देने पहुंचे, ठीक उसी दिन उत्तर प्रदेश की बस्ती के सांसद खेल महाकुंभ की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए रिमोट दबाकर सांसद
खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि करीब 200 संसदीय क्षेत्र में इसी तरह से खेल महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। सांसद खेल महाकुंभ में अच्छा प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्रेनिंग सेंटर में उन्हें आगे की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। इस महाकुंभ में 44,000 से ज्यादा युवा हिस्सा ले रहे हैं, जो पिछले साल की तुलना में 3 गुना ज्यादा है। बड़ी तादाद में गांव के युवा को मौका मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में खेलो इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। देश में खेल संस्कृति को आगे बढ़ाने की दिशा में ये बड़ी कोशिश, बड़ा प्रयास साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में पहले खेलो इंडिया स्कूल गेम का कार्यक्रम का शुभारंभ किया। खेलो इंडिया कार्यक्रम में उद्देश्य जमीनी स्तर पर खेल को बढ़ावा देना है। इस तहत देश में खेले जाने वाले सभी खेलों के लिए मजबूत संरचना का निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया, ताकि हिंदुस्तान खेलों में एक देश के तौर पर आगे बढ़कर स्थापित हो सके, देश का नाम रोशन कर सके। प्रधानमंत्री मोदी के इस विजन को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। देश का युवा खेल प्रतियोगिता की पहचान उन्हें आगे बढ़ाने का मौका दे रही है और इसीलिए खेल मंत्रालय लगातार इस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो ये थी राष्ट्रीय आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। सोमवार रात 9 बजे फिर होगी मुलाकात।